हे दोस्तों, मैं चिराग एक ऑडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में कवर कर रहे हैं आईटी एक्ट 2000 के 33 एमसीक्यूज। टोटल मिला के 33 एमसीक्यूज होंगे, एक एक करके कवर कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट में क्या बोल रहा है, व्हेन आईटी एक्ट 2000 केम इनटू इफेक्ट। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखिए आपको पता है कि पास कब हुआ था, मई 2000 में पास हुआ था, लेकिन फोर्स में कब आया, 17 अक्टूबर 2000 को। तो यहाँ पे ऑप्शन यही है। तो कभी याद रखना कि आपके मई 2000 का पार्ट भी आ जाएगा, लेकिन उसमें पास हुआ था, लेकिन इफेक्ट में कब आया, एनफोर्स कब हुआ, 17 अक्टूबर 2000 को। तो पीडीएफ के साथ बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये दे रखा है, passed the Information Technology Act 2000 in May 2000, which came into force on October 17, 2000। तो फोर्स में कब आया, 17 अक्टूबर 2000 को आया। ओके, फिर अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन आईटी एक्ट 2000। तो चार शेड्यूल होते हैं, ये याद रख लेना। ओके, आप गूगल भी कर सकते हो तो आपको चार शेड्यूल दिख जाएंगे। थर्ड, विच ऑफ द एक्ट विच प्रोवाइड्स लीगल फ्रेमवर्क फॉर ई गवर्नेंस इन इंडिया। तो आपको पता है कौन सा, आईटी एक्ट 2000। तो थर्ड का आपका क्या होगा, सी होगा। तो इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब फोर्थ देखिए, विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट डील्स विद द लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। सेक्शन 2, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 4। तो फोर्थ का आपका आंसर होगा सेक्शन 4। अगर आपने ये नहीं देखा तो एक बार पीडीएफ में देख सकते हैं, जब मैंने ये पार्ट कवर कराया पूरा डेफिनेशन का। ठीक है, तो उसके बाद सेक्शन 3 के बाद आपका आ रहा था सेक्शन 4 का पार्ट। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे सेक्शन 3 कवर हुआ था तो ये रहा, लीगल रिकग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। जहां जहां मैंने देखिए अगर सेक्शन कवर नहीं करे हैं तो मैंने उनके एमसीक्यूज भी कवर कर लिए। जैसे सेक्शन 5 मैंने कवर नहीं करा तो उसका मैंने एमसीक्यू कवर कर दिया है। तो देखिए सेक्शन 4 क्या बोल रहा है, इट प्रोवाइड्स लीगल रिकग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एज पर सेक्शन 4 वेयर एनी लॉ प्रोवाइड्स द इन्फॉर्मेशन और एनी अदर मैटर शेल बी इन राइटिंग और इन द टाइप रिटन और प्रिंटेड फॉर्म। तो जहाँ पे भी लॉ बोलता है कि कोई भी मैटर क्या होगा, वो राइटिंग में होना चाहिए, टाइप रिटन फॉर्म में होना चाहिए, प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए। तो उस केस में क्या है कि ये माना जाएगा कि अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं तो वो भी एक तरीके से रिटर्न फॉर्म में ही माने जाएंगे और उसको भी लीगली रिकग्नाइज किया जाएगा। तो सेक्शन 4 यही बोल रहा है। यहाँ पे ये भी बोल रखा है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सच लॉ। इसका मतलब किसी और लॉ में या किसी और एक्ट में अगर कुछ और अलग प्रोविजन दे रखे हैं तो आपको पहले वो प्रोविजन कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि वो प्रोविजन ओवरराइड करेंगे, क्योंकि उनमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। तो इसलिए बोल रखा है कि नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सच लॉ। तो उस केस में आपको पता है कि अगर इसके अलावा कोई पार्ट है तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को लीगली रिकॉग्नाइज किया जा सकता है आराम से। तो सेक्शन 4 है। फिर देखिए मैंने क्या बोला कि कुछ कुछ मैंने क्या करें, पीडीएफ में पार्ट कवर नहीं करे तो मैंने एमसीक्यूज में कवर कर लिए। अब देखिए बोला, व्हाट इज आर द कंपोनेंट ऑफ आईटी एक्ट 2000, लीगल रिकग्निशन टू डिजिटल सिग्नेचर्स, रेगुलेशन ऑफ सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज, डिजिटल सर्टिफिकेट्स, और डी बोल रखा है ऑल ऑफ दी अबव। तो आपको पता है कि इसमें क्या आएगा, ऑल दी अबव। अब देखिए कंपोनेंट क्या है, ये पार्ट अगर आपको देखना है तो ये पार्ट तो मैंने यहाँ पे ही बता दिया था ऊपर ऊपर। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। बस क्या होता है कि देखो इधर उधर जाने में टाइम लगता है। तो इट वॉज मेड एप्लीकेबल इन इंडिया विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, लीगल रिकग्निशन टू एनी ट्रांजेक्शन विच इज डन इलेक्ट्रॉनिकली और यूज ऑफ इंटरनेट, लीगल रिकग्निशन टू डिजिटल सिग्नेचर फॉर एक्सेप्टिंग एनी एग्रीमेंट वाया कंप्यूटर, इस तरीके से ऑनलाइन डॉक्यूमेंट फाइल करने में, लीगल रिकग्निशन फॉर स्टोरेज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, कंप्यूटर क्राइम को स्टॉप करने के लिए या इंटरनेट यूजर की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए पार्ट आ गया। इसी तरीके से जो बैंकर और अदर कंपनीज है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करती है उनको लीगल रिकग्नाइज करने के लिए, आईपीओ आरबीआई इंडियन एविडेंस एक्ट उसको ज़्यादा पावर देने के लिए, साथ ही इंडियन पीनल कोड को अमेंड करना, इंडियन एविडेंस एक्ट को, बैंकर बुक एविडेंस एक्ट को और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट को। अब याद रखना कि यही पॉइंट है आपके जो अमेंडमेंट से रिलेटेड है, इसके अलावा नहीं है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर कोई भी एक्ट आ जाता है या कोई भी कोड आ जाता है तो वो इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। कहने का मतलब उसमें अमेंड नहीं होगा। तो इनमें अमेंडमेंट हुए। ओके, जैसे आईटी एक्ट आया तो एग्जाम में आ सकता है, याद रखना। तो ऑल ऑफ दी अबव बोलेंगे। अब देखिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सारा पार्ट मैंने आपको बताया हुआ था। तो देखिए ज़्यादा डिटेल में कवर करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल पार्ट आएगा। नहीं तो मैं बहुत सारे केसेस भी कवर करवा सकता था। हर पेनल्टी ऑफेंस से रिलेटेड इंडिया में केस भी हुआ है, लेकिन वो केस समझाने से रिलेटेड पार्ट एग्जाम में आएगा ही नहीं। और हम बोल सकते हैं कि देखिए लॉ में इतना सारा पार्ट है तो बहुत सारा डिटेल पार्ट हो जाता है, तो मैं नहीं चाहता कि इतना सारा डिटेल में आपको कवर कराना, नहीं तो एक एक वीडियो बहुत लेंदी बन जाती है। इसलिए मैंने इसको दो वीडियो में ही कवर कर लिया था। सिक्स, दिस सेक्शन डील्स विद द लीगल रिकग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। अब देखिए ऊपर जो पार्ट था वो था लीगल रिकग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, तो सेक्शन 4। अब एग्जाम में यही अपनी दिक्कत हो जाती है, गलती हो जाती है। अब देखिए ये लीगल रिकग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, तो इसके लिए सेक्शन 5 याद रख लेना, सेक्शन 5 है। फिर देखिए बोल रहा है, दिस सेक्शन डील विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड डिजिटल सिग्नेचर इन गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसी। तो इसका आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सेवंथ का सी, सेक्शन 6 होगा।
तो देखिए इसका भी पार्ट मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ पीडीएफ में। देखिए ये रहा यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इसमें क्या बोल रहा है, सेक्शन 6 ऑफ आईटी एक्ट 2000 वेयर एनी लॉ प्रोवाइड्स फॉर द फाइलिंग ऑफ एनी फॉर्म एप्लीकेशन और एनी अदर डॉक्यूमेंट विद एनी ऑफिस अथॉरिटी बॉडी और एजेंसी ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का ऑफिस, गवर्नमेंट की अथॉरिटी, गवर्नमेंट की बॉडी, गवर्नमेंट की एजेंसी, वहाँ पे जब भी आप क्या कर रहे हो, कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, तो आजकल आप क्या करते हो, ऑनलाइन फॉर्म भी फिल कर लेते हो। तो बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का यूज यहाँ पे हो रहा है। एंड द इशू और ग्रांट ऑफ एनी लाइसेंस, परमिट, सैंक्शन or approval by water and name called in a particular manner and the receipt or payment of money in a particular manner, then notwithstanding anything contained in any other law for the time being force, such requirement shall be deemed to have been satisfied if such filing, issue, grant, receipt or payment as the case may be is effected by means of such electronic form as may be prescribed by the appropriate government। तो गवर्नमेंट जैसे भी जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उस वक्त की जो गवर्नमेंट चल रही है उसने जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है कि उस फॉर्म में आपको रिटर्न फाइल करनी है, डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं, जो भी कागजात है वो फाइल करने हैं, रिसिप्ट देनी है, पेमेंट देनी है, तो हम बोलेंगे कि वो लीगली रिकग्नाइज किए जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का यूज़ हो सकता है सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट अथॉरिटी में, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में, एजेंसीज में, ऑफिस में, बोर्ड्स में, वो सारे के सारे पार्ट में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का यूज़ हो सकता है। तो सेक्शन 6 7 का सी है। 8 देखिए, मेजर अमेंडमेंट टू आईटी एक्ट 2000 वर इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008, जो कि कब फोर्स में आया, तो याद रखना ये 27 अक्टूबर 2009 को फोर्स में आया। अभी मैंने पीडीएफ में कवर नहीं करा था लेकिन एमसीक्यूज में कवर कर लिया। तो 8th का आपका क्या होगा, बी होगा, याद रख लेना। फिर देखिए 9th, आईटी एक्ट अमेंड वेरियस सेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, अभी अभी जस्ट बताया था मैंने आपको, इंडियन पीनल कोड भी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट भी है, इंडियन एविडेंस एक्ट भी है और बैंकर बुक एविडेंस एक्ट भी है। तो 9th का आपका क्या आएगा, डी, ऑल ऑफ दी अबो। 10 देखिए, विच अमंग फॉलोइंग एक्ट इज नॉट अमेंडेड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अब देखिए ऊपर आपने कवर किया कि भाई आरबीआई एक्ट भी है, इंडियन एविडेंस एक्ट भी है, आईपीसी भी है और बैंकर बुक एविडेंस एक्ट भी है। तो देखिए आईपीसी सबको याद रह जाता है, आरबीआई याद रह जाता है, इंडियन एविडेंस एक्ट, बैंकर बुक आपके लिए थोड़े नए हैं, तो एक बार याद रख लेना क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं कि कौन सा देखिए अमेंड नहीं किया गया। तो हमें पता है कि बीएसएनएल आईटी पॉलिसी अमेंड नहीं की गई, तो ये की गई है, ये की गई है और ये की गई है, लेकिन बी नहीं की गई। तो हम क्या बोलेंगे, 10th का आंसर क्या होगा, बी होगा। अब 11 देखिए, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइड अथॉरिटीज वर्क अंडर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी, ऑटोनोमस बॉडी। तो जो कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी वो किसके अंडर में काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी के अंडर में काम करता है। 11th का आपका क्या होगा, सी होगा। ये मैंने आपको बताया था कि जो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज है उसके ऊपर होता है, उनको कंट्रोल करने का काम करता है, तो उसका नाम क्या है, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। तो वो इसके अंडर में 11th का सी होगा। 12 देखिए, विच एक्ट इन इंडिया फोकसेस ऑन डाटा प्राइवेसी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आपको पता है कि डेटा प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पूरा पार्ट किसमें आया, आईटी एक्ट 2008 से रिलेटेड आया आपका पार्ट। ओके, तो 12th का आपका आंसर होगा डी। और मैं बोल सकता हूँ कि अगर इसका पार्ट भी आप पीडीएफ में देखना चाहो तो आप देख सकते हो, मैंने ये पीडीएफ का पार्ट ओपन कर दिया है। देखिए इसमें दे रखा है, ये रहा, it has added several new sections on offenses including cyber terrorism and data protection। तो साइबर टेररिज्म भी किस में आया था, जब आईटी एक्ट 2008 आया था, यानी अमेंडमेंट हुआ था तब। तो आईटी एक्ट 2000 में अमेंडमेंट हुआ था, आईटी एक्ट 2008 आया, तो उस वक्त जनरली ये पार्ट था, साइबर टेररिज्म और डेटा प्रोटेक्शन का पार्ट आया था। ओके, फिर देखिए 13 में क्या बोल रहा है, विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, सेक्शन 17, सेक्शन 15, सेक्शन 10, सेक्शन 5। तो 13 से रिलेटेड आपका जो होगा वो होगा सेक्शन 17। इसको भी एक बार हम पीडीएफ में देख लेते हैं। मैं सीधा, ये रहा अपॉइंटमेंट बोल रहा है, ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी की बात कर रहा है। फिर हम कंट्रोलर की बात कर रहे हैं, तो कंट्रोलर का, एक मिनट रुकिए, ये रहा, एज पर सेक्शन 17 ऑफ आईटी एक्ट amended, सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट ए कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी एंड सच नंबर ऑफ डेप्यूटी कंट्रोलर्स एंड असिस्टेंट कंट्रोलर, जो उनको ठीक लगे एक्ट के अकॉर्डिंग या एक्ट के पर्पज से, उस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन देके कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज अपॉइंट कर देगी। फंक्शंस क्या है तो आप देख सकते हो, सुपरविजन करेगा, आपको पता है कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो भी एक्टिविटीज करेगा उसके ऊपर एक तरीके से दिशा निर्देश देगा, यानी दिशा निर्देश देखेगा, जांच करेगा, वो सारा पार्ट देखेगा। सर्टिफाइंग पब्लिक कीज ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज,
laying down the standards to be maintained by the certifying authorities, specifying the qualification and experience which employees of the certifying authority should possess। तो ये बताएगा कि सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज में क्या क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर वो पर्टिकुलर जॉब को कर रहे हैं। स्पेसिफाइंग द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच द सर्टिफाइंग अथॉरिटी शैल कंडक्ट देयर बिजनेस। इस तरीके से पूरा पार्ट बताया था। अब इतने सारे हैं तो एक बार रीड करके देख लेना। ओके, तो सीधी सी बात है, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को सुपरविजन देगा, उनकी ड्यूटीज तय करेगा, वो सारा पार्ट इसमें आ जाएगा कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज में। सेक्शन 17 होगा। अब देखिए 14, विच सेक्शन ऑफ IT Act 2000 डील विद द पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय इम्पर्सोनेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज। देखो एक तरीके जाली पर्सन बनना, इम्पर्सोनेशन का मतलब ये होता है कि आप क्या कर रहे हो, जाली पर्सन बन के क्या कर रहे हो, कंप्यूटर रिसोर्सेज का यूज कर रहे हो। अब देखिए सेक्शन के नाम है तो आपको क्या है कि मैं इसलिए करा रहा हूँ, वैसे तो आप खुद देख सकते हो, लेकिन जब भी आप MCQs देखोगे और मेरी वीडियो देखोगे तो आपका जो पार्ट है वो 20 से 25 मिनट में सारा का सारा कवर हो जाएगा। तो 14th का आपका जो आएगा वो क्या आएगा, ये सेक्शन 66D। अब देखिए सीधा चल लेते हैं सेक्शन 66D की तरफ, जिससे आपको थोड़ा ध्यान आ जाए बस, और क्या। तो आप देख सकते हैं कि मैं इस PDF में आ गया हूँ जिसमें से सेक्शन 66D दे रखा है, पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेटिंग बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स, ये दे रखा है। अब पनिशमेंट में क्या है, ये बोल रहा है कि इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर, तो 3 साल तक की जेल की सजा। एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज, और साथ में फाइन जुर्माना भी हो सकता है 1 लाख रुपए तक का। ओके, तो ये है सेक्शन 66D, ये बोल रहा है। अब आप बोलोगे CBF क्या है, तो एक बार आप देख सकते हैं कि इससे पहले वाले जो पार्ट है वो C है, जो आइडेंटिटी थेफ्ट की बात करता है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, पासवर्ड, एनी अदर यूनिक आइडेंटिफिकेशन फीचर, उसकी बात कर रहा है, किसी भी पर्सन की पासवर्ड को चुराना, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को चुराना, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, फ्रॉड करना, तो वो सारा पार्ट इस आइडेंटिटी थेफ्ट में ही आता है। तो जो 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है, एंड साथ में बोल रहा है कि जुर्माना भी हो सकता है 1 लाख रुपए तक का। तो 66D में भी यही है और 66C में भी यही है। बी में देखिए क्या बोल रहा है, पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टली रिसीविंग और रिटेनिंग एनी स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स और कम्युनिकेशन डिवाइस। तो वो आपने कम्युनिकेशन डिवाइस रिटेन कर ली, चुरा ली, या कंप्यूटर रिसोर्स को चुरा लिया, तो उस केस में क्या बोल रहा है कि 3 साल तक की सजा और साथ में 1 लाख रुपए का, और बोल रहा है तो या 1 लाख रुपए का जुर्माना, दोनों में से एक हो सकता है या दोनों ही हो सकते हैं, ये बोल रहा है। जबकि दोनों वाले पार्ट में नीचे में देखोगे तो एंड दे रखा था, क्या दे रखा था, एंड। इसका मतलब क्या है कि जेल की सजा भी होगी और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी होगा। और यहाँ पे या है और, तो इसका मतलब दोनों में से एक, या और विद बोथ मतलब दोनों, तो दोनों में से एक भी हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। जबकि यहाँ तो आइडेंटिटी थेफ्ट में और चीटिंग बाय पर्सोनेटिंग बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज में दोनों होंगे। तो जहां जहां आपको एंड दे रखा है वो ढंग से कवर कर लेना। ओके, क्या बताया एग्जाम में आ जाए, पर मोस्टली सेक्शन कवर होते हैं, तो इसलिए सेक्शन जैसे 66D, C, B, F, इन सब में क्या पार्ट आएगा, 43 में क्या होता है, तो ये याद रख लेना, क्योंकि कभी कभी लिस्ट 1 लिस्ट 2 क्या पता उस टाइप से आ जाए आपका पार्ट। ओके, तो ये 66D होगा। आप बोलोगे सर 66F में, तो ये नीचे आपको कवर हो जाएगा। 66 देखिए आपको ई दे रखा है, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। ये देखिए साइबर टेररिज्म, अब ये तो लोगों को याद ही रहेगा 66F, साइबर टेररिज्म। और इसमें एक और चीज याद रखना कि देखो जो इम्प्रिजनमेंट मिलता है, जेल की सजा, वो फॉर लाइफ, मतलब आजीवन कारावास, जब तक आप जिंदा हो तब तक, ये बोला आजीवन कारावास। तो 14 का जो पार्ट है वो अपना होगा ए। 15 देखिए, द फॉलोइंग पनिशमेंट इज मेंशन्ड इन विच सेक्शन ऑफ IT Act 2000, 3 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड और 5 लाख रुपीज पेनल्टी फॉर फर्स्ट कन्विक्शन। अगर पहली गलती की है तो उस केस में क्या है, 3 साल तक की जेल की सजा या 5 लाख रुपए पेनल्टी साथ में। तो और अगर सेकंड या उसके बाद के सब्सीक्वेंट कन्विक्शन है तो 5 साल की जेल की सजा या साथ में 10 लाख रुपए पेनल्टी भी, ये बोल रहा है। तो 15 का आपका जो होगा वो होगा सेक्शन 67। क्या होगा, सेक्शन 67। तो यही रहा, नीचे आ गया, देखिए ये रहा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, whoever publish or transmit or causes to be published or transmitted in the electronic form any material which is lascivious or appeal to prurient interest, or if its effect is such as to tend to deprave or corrupt person who are likely having regard to all relevant circumstances। तो यहाँ पे आपको दे रखा है publishing or transmitting of material, obscene material in electronic form, 3 years and with fine which may extend to 5 लाख रुपीज, पहले पहले कन्विक्शन पे, फर्स्ट कन्विक्शन पे। और उसके बाद क्या बोल रहा है, इन द इवेंट ऑफ सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years एंड ऑल्सो विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू ₹10 लाख, ये बोल रखा है। फिर देखिए आगे 67A भी है, 67B भी है, तो वो भी जरूर देख लेना। आप देख सकते हो 67A भी है, 67B भी है।
अब देखिए 67B जनरली जो बोलेगा वो क्या बोलेगा, मैं बोल सकता हूँ कि ये तो 67A था, ये 67B का ये रहा, तो ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड है 67B, याद रख लेना। जहाँ पे आपको पता है कि चिल्ड्रंस को भी यूज करते हैं, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट करते हैं चिल्ड्रन से रिलेटेड, तो आपको पता चल गया होगा, एक बार पढ़ के देख लेना। तो इसी तरीके से 67A भी है, तो मेट्रिल जिसमें क्या है सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट होता है, लेकिन ये चिल्ड्रन पोर्नोग्राफी से रिलेटेड नहीं है, ये वाला चिल्ड्रन पोर्नोग्राफी से रिलेटेड है 67B। तो एग्जाम में ये भी आ सकता है। अब देखिए आपका 15 तो मैंने बता दिया, 15 तो था ए। 16 की तरफ चलते हैं। विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट डील्स विद द हैकिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स पेनल्टी। अब देखिए ये जनरली मैंने स्पेसिफिक पार्ट कवर नहीं कराया, लेकिन जब भी एग्जाम में आए तो हम क्या बोल सकते हैं, देखिए 43 का पार्ट तो आता ही है, क्योंकि 43 एक तरीके से नॉर्मल सिविल ऑफेंस है, यानी उसमें बहुत सारे पार्ट आ गए। तो 43 में देखना कितने सारे पॉइंट है, एक बार कवर करके देख लेना। सेक्शन 43 शुरू शुरू में ही कवर कराया था, उसमें बहुत सारे पॉइंट थे। तो वैसे ही सेक्शन 66 भी है, जो कि किसकी बात कर रहा है, हैकिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और पेनल्टी की। गूगल करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। तो इसका आएगा सेक्शन 66। ओके, फिर बोल रहा है कि पनिशमेंट क्या होगी कंप्यूटर को हैक करने पर। तो देखिए कई कई जगह मैंने देखा 2 लाख रुपए की थी, लेकिन जब मैंने मेन जो जैसे बोलते हैं ना मेन पीडीएफ का फॉर्म देखा, जो कि ऑथोराइज था, लीगल था, तो लीगल पीडीएफ का पार्ट मैंने देखा तो उसमें था 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट और 5 लाख रुपीज पेनल्टी और बोथ। तो 17 का जो आपका आएगा वो सी आएगा, याद रख लेना। जब भी कंप्यूटर के हैकिंग की बात होगी तो सेक्शन 66 होगा, जो मैंने पीडीएफ में कवर नहीं करा, याद रखना, लेकिन यहाँ पे कवर कर लिया, तो आपके एग्जाम में आ गया तो आराम से कर लोगे आप। तो इसका 17 का आंसर होगा सी। 18 देखिए, विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट डील्स विद साइबर टेररिज्म। 18 सेक्शन 66 एफ, अभी अभी बताया था जस्ट, साइबर टेररिज्म। 19 विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट वाज इनवैलिडेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आपको पता है कि कौन सा इनवैलिडेट हो गया है, 19 का अपनाएगा डी, सेक्शन 66 ए। आप चाहे तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, क्योंकि ये पहले मैंने थोड़ा बोल दिया था कि ये सब चीज है, फिर बाद में मैंने देखा पढ़ के तो क्या था उसमें, क्या बोला, स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च 15 को अपना डिसीजन दिया और इसको हटा दिया गया, इसको इनवैलिडेट कर दिया गया, यानी ये इनवैलिड हो गया। अब जनरली ये सेक्शन नहीं है, 66 ए नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे 20 में यही बोल रहा है, द डेट ऑन विच सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनवैलिडेट सेक्शन 66 ए ऑफ आईटी एक्ट 2000। अभी अभी बताया था जस्ट आपको 24 मार्च 2015। तो 20 का आपका क्या आएगा, ए आएगा। अब 21, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर पब्लिशिंग इमेजेस ऑफ ए पर्सन्स प्राइवेट पार्ट विदाउट कंसेंट। तो बिना उसकी कंसेंट के उसके प्राइवेट पार्ट को पब्लिश करना किसी भी साइट पे, जिससे एक तरीके से आपको पता है कि वो हरेस हो गया और उसको बहुत ज़्यादा उसकी रेपुटेशन गुडविल उसको भी नुकसान पहुंचा। तो 21 का जो पार्ट आएगा वो क्या आएगा, उसमें पेनल्टी क्या है, 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट और 2 लाख रुपीज पेनल्टी और बोथ। अब इसको भी दिखा देता हूँ एक बार कि ये कहाँ पे दे रखा है। हम्म, ये रहा, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी सेक्शन 66 ई, हुअर इंटेंशनली और नोइंगली, जानबूझ के, कैप्चर्स पब्लिशेज और ट्रांसमिट द इमेज ऑफ प्राइवेट एरिया ऑफ एनी पर्सन विदाउट हिज और कंसेंट, बिना उसकी कंसेंट से, तो उस केस में क्या बोल रहा है कि वो उसकी प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स और विद फाइन नॉट एक्सीडिंग 2 लाख। तो जेल की सजा 3 साल तक की हो सकती है, या 2 लाख रुपए क्या हो सकता है, 2 लाख रुपए तक का फाइन भी लग सकता है, या दोनों। ठीक है, तो दोनों में से एक या दोनों ही हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे दे रखा है 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट और 2 लाख रुपीज पेनल्टी और बोथ। एक बार मैं देख लेता हूँ, 2 लाख ही है ना, हाँ 2 लाख ही है, तो बिल्कुल ठीक है, सेक्शन 66 ई है, याद रख लेना। फिर देखिए 22, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट इन आईटी एक्ट। अब देखिए जो पनिशमेंट से रिलेटेड है, जब भी आइडेंटिटी थेफ्ट का पार्ट आपका आ रहा है 22 का, तो उसमें जो आंसर होगा वो होगा 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट और 1 लाख रुपीज पेनल्टी और बोथ। तो आप देख सकते हैं, देखिए 66 ई है, उसमें क्या है 2 लाख रुपए है, इसमें जो दे रखा है वो क्या दे रखा है 1 लाख रुपए। आइडेंटिटी थेफ्ट अभी बताया था, पासवर्ड चुराना ये सारा पार्ट हो गया, क्रेडिट कार्ड का पार्ट बताया, तो 66 सी है। अब देखिए जैसे जैसे आप क्वेश्चन कवर करते जाओगे आपको सेक्शन अपने आप याद होंगे कि आइडेंटिटी थेफ्ट 66 सी हो गया, साइबर आपको टेररिज्म का पार्ट बताया मैंने आपका, तो वो 66 एफ हो गया, जैसे अभी अभी बताया था ये वाला एफ साइबर टेररिज्म। तो इस तरीके से ध्यान आएगा। अभी वायलेशन ऑफ प्राइवेसी बताया तो 66 ई हो गया। फिर डी कौन सा है, कि भाई वो जाली एक तरीके से पर्सन क्या कर रहा है, कंप्यूटर रिसोर्सेज का यूज कर रहा है, यानी चीट कर रहा है, तो 66 डी आ गया। इस तरीके से आपको शॉर्ट शॉर्ट में याद रहेगा। आप देखिए जब आप पेनल्टी देखोगे तो पेनल्टी क्या होगी, सी की और डी की मैंने बताया, तो देखिए 1 लाख रुपए, 3 साल तक की जेल की सजा तो मोस्टली सब में ही है, तो मोस्टली आपका जो अमाउंट है वो ये चेंज है, 1 लाख 1 लाख ये बोल रहा है।
प्राइवेसी में क्या बोल रहा है, आपके 2 लाख बोल रहा है बस ये। टेररिज्म में आपके क्या बोल रहा है, आपको यहाँ पे कहीं मेरे हिसाब से पेनल्टी तो नहीं दी गई है, लेकिन ये बोल रहा है कि लाइफ टाइम जेल की सजा होगी। ये मेन है साइबर टेररिज्म में, याद रखना 66F में, ये जरूर याद रख लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हम बोलेंगे 22 का तो जो अपना आंसर होगा वो होगा बी। 23, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर डिस्ट्रॉइंग कंप्यूटर सोर्स कोड, ये बोल रहा है। अब देखिए कंप्यूटर सोर्स कोड को डिस्ट्रॉय कर दिया तो उसके इसमें ये आ गया 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट और 2 लाख रुपीज पेनल्टी और बोथ। तो मेरे हिसाब से ये कंप्यूटर सोर्स कोड को डिस्ट्रॉय करना वो शुरू में था, ये रहा सेक्शन 65। अब देखिए 3 साल की जेल की सजा तो सब में ही है, अब 2 लाख रुपए तक की पेनल्टी भी है, फाइन भी है, या दोनों, या बोल दिया दोनों। तो आप देख सकते हो कि जब ये पार्ट आएगा 65 का तो उसको आप किससे रेलिवेट कर सकते हो, आप कर सकते हो इससे 66 क्या बोलते हैं इसको, ई के साथ, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी के साथ। तो आपको पता है कि बाकी सब में 1-1 लाख है मोस्टली, लेकिन इनमें जो अभी मैंने आपको बताया प्रोविजन, एक तो ये वाला डेस्ट्रॉइंग कंप्यूटर सोर्स कोड वाला और वायलेशन वाला, तो उसमें आप देख सकते हो कि 2 लाख रुपए। तो 23 का आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये होगा। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है यार रखना। फिर देखो 24 बोल रहा है विच आर द सेक्शंस ऑफ आईटी एक्ट एप्लीकेबल फॉर साइबर पोर्नोग्राफी, इसकी बात कर रहा है। अब देखिए साइबर पोर्नोग्राफी से रिलेटेड जो एक्ट थे, मैंने आपको जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी बताया, मेटरल ऑप्सीन जो पार्ट थे, या हम बोल सकते हैं कि पोर्नोग्राफी से रिलेटेड बड़ों से रिलेटेड पोर्नोग्राफी का पार्ट था, तो 67A हो गया, 67 हो गया। तो हम क्या बोलेंगे 24 का जो पार्ट है वो क्या होगा, बी होगा। 67, 67A, 67B। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप क्या करें, पहले पूरा पार्ट कवर कर ले, यानी पूरा पार्ट देख ले कि कौन कौन से सेक्शन है, फिर देखिए आपको पता चल जाएगा पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मेटेरियल ऑब्सीन मेटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, या ये हटा देता हूँ, ऑफ ऑब्सीन मेटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सारा पार्ट, 67 भी दिख रहा है, 67A भी दे रहा है और 67B भी दे रहा है। चिल्ड्रन पोर्नोग्राफी से रिलेटेड से 67B है, एग्जाम में आ सकता है याद रखना, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 25, विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट डील्स विद द चाइल्ड पोर्नोग्राफी, देखिए यहाँ पे भी मैंने दे दिया है, तो 25 का आपका आएगा डी, सेक्शन 67B। अब देखिए मैं वीडियो को ज़्यादा पोज नहीं कर रहा है या कुछ नहीं कर रहा, मैं मोस्टली बताते जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन करने का ज़्यादा पार्ट भी नहीं है, तो मुझे पीडीएफ में जाके बताने की ज़्यादा नीड भी नहीं होगी। अब देखिए जब सेक्शन 43 की बात कर रहा था, उसमें क्या बोल रहा था, व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी फॉर डैमेज टू कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, अनऑथराइज एक्सेस हो गया, डेटा डाउनलोड कर लिया, कॉपी कर लिया, वायरस लेके आ गए, डिनाइल ऑफ एक्सेस का पार्ट आ गया कि आपके पास एक्सेस थी लेकिन आपका पासवर्ड चेंज कर दिया गया, तो वो सारा पार्ट सेक्शन 43 में कितने सारे पॉइंट थे, तो एक बार जाके देखिए। जब वहां पर आपको पेनल्टी का पार्ट दिखेगा तो वहां पे पेनल्टी 1 करोड़ की दिखेगी। ठीक है, चलिए एक बार दिखाई देते हैं, क्योंकि जहां इतना पार्ट तो वहां ये भी सही। देखिए इतने सारे दे रखे हैं पॉइंट। अब ये सेक्शन 43 देखिए, ये सारे पॉइंट पढ़ के देखना, यहाँ तक पॉइंट आ रहे हैं, कहाँ तक, जे तक पॉइंट आ रहे हैं। इसमें बोला लास्ट में क्या बोल रहा है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, वहां तक की सजा हो सकती है, और साथ में जो फाइन हो सकता है वो 1 करोड़ तक का हो सकता है, या दोनों, यानी लाइफ टाइम जेल की सजा भी हो सकती है और साथ में 1 करोड़ तक का जुर्माना भी लग सकता है। तो 26 का भी। 27 में क्या बोल रहा है, विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट 2000 प्रपोज ए पनिशमेंट ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, एक तो सेक्शन 43 अभी हमने कवर किया, उसमें भी 1 करोड़ तक की और लाइफ टाइम जेल की सजा है, लेकिन यहाँ पे सेक्शन 43 दे नहीं रखा गई। तो आपको बताया कि अभी अभी जस्ट बताया था साइबर टेररिज्म से रिलेटेड, तो 27 का आपका जो पार्ट आएगा वो आएगा 66F, यानी ये वाला 66F। एक बार आप देख सकते हो वापस से, क्योंकि बार बार दिखाएंगे तो आपको थोड़ा याद होता जाएगा। मेरे हिसाब से इस आधे घंटे की वीडियो में आपको पॉइंट सारे के सारे याद हो जाएंगे, बस ये फायदा आपका। ये देखिए, विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, किसकी बात कर रहा है, साइबर टेररिज्म की बात कर रहा है 66F। ओके, फिर देखिए 28, विच आर द सेक्शंस ऑफ आईटी एक्ट डील्स विद क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। तो देखिए मैंने आपको बताया था वही आइडेंटिटी थेफ्ट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, आइडेंटिटी थेफ्ट की बात कर रहा है। वैसे 43 के पॉइंट देखना तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि आपका डेटा चुराया जा रहा है, आपका पासवर्ड ये हो गया सारा पार्ट, तो नॉर्मल 43 प्रोविजन तो है ही। अब देखिए आपको पता है कि 42, 66 अब ऐसे दे रखा है ना, अब है, लेकिन आपको पता है कि 43, 42 तो कोई है ही नहीं, लेकिन 43 तो है ही। तो 43 भी है, 66 भी है, 66C भी है, 66D भी है, तो 28 का क्या आएगा आपका, सी आएगा। अब आप बोलोगे सर 43 है, 66 हमें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर रहे हैं,
तो आपके साथ क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड भी किया जा सकता है, क्योंकि आपका जो डेटा है वो क्रेडिट कार्ड का आपके किसी न किसी ईमेल आईडी या कहीं ना कहीं लिंक हो रखा होगा। मान के चलिए आपने रजिस्टर कर रखा होगा, तो आपके कंप्यूटर सिस्टम को हैक करके आपके क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन भी ली जा सकती है। तो मोस्टली हम क्या बोलेंगे, 43, 66, 66 CD देख सकते हो। CD देखिए, सी आइडेंटिटी थेफ्ट, तो मैंने आपको बताया पासवर्ड चुराना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन फीचर जो भी आपके हैं वो चुराना, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर उसको फ्रॉडलेंटली तरीके से या डिसऑनेस्टली तरीके से क्या करना, उसका यूज़ करना, ठीक है, गलत तरीके से यूज़ करना, जाली चीज़ें बनाना। तो आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड भी जाली बन सकता है, तो वो सारा पार्ट इसमें आ गया। कह रहा बाई यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स, तो कंप्यूटर रिसोर्स का यूज़ करके आपका नकली क्रेडिट कार्ड बना दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो पार्ट आएगा वो आएगा C28 का सी। 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देखिए, ये तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड आ गया, वो तो हम करेंगे कब, जब इसका अलग से पार्ट आएगा, लेकिन फिर भी आपको पता है पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट इसमें आ जाते हैं। तो हम 29 का क्या बोलेंगे, ऑल ऑफ द अबोव। 30 देखिए, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल। देखिए, आपको पता है कि कंट्रोलर ने जो भी एक्शन लिया, कंट्रोलर जो कि कंट्रोलर ऑफ क्या था, सर्टिफाइंग अथॉरिटी था, हाँ, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी था, उसने जो भी एक्शन लिया उससे आप एग्रीड हो गए, यानी आपको क्या है, एक तरीके से डैमेज हो गया, आपको लग रहा है कि नहीं ये गलत ऑर्डर दिया गया है, तो उसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो, CAT साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल में अप्लाई कर सकते हो, अपील कर सकते हो। तो फाइल करने की कितनी डेट है, यानी कितने दिन में कर सकते हो ऑर्डर के अगेंस्ट, जैसे ये ऑर्डर आ गया उसके कितने दिन में आप फाइल कर सकते हो अपील, तो 60 दिन में कर सकते हो, 60 डेज में। तो यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ, वेट एक मिनट, ये ऊपर था, ये रहा। देखिए, हाई कोर्ट को भी अपील कर सकते हैं, अगर CAT से भी आप एग्रीड हो गए तो सीधी बात है, CAT ने जो डिसीजन लिया उससे भी आप क्या करते हो, अपोज कर रहे हो, उसका भी विरोध कर रहे हो, तो उस केस में आप हाई कोर्ट में भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है, अब देखिए 60 डेज तो मुझे ढूंढना पड़ेगा, एक मिनट। ये देखिए मिल चुका है, पर थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया, गलत पढ़ लिया क्वेश्चन। वो किसके अगेंस्ट था, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट था, ठीक है। यहाँ पे हम अपील कर रहे हैं साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल को, तो ये किसके अगेंस्ट है, कंट्रोलर के अगेंस्ट है, तो उस केस में 45 डेज है, कंट्रोलर के अगेंस्ट, ओके। तो कंट्रोलर के ऑर्डर के अगेंस्ट अगर हम अपील कर रहे हैं किसको, CAT को, तो 45 डेज। अगर CAT के ऑर्डर के अगेंस्ट हम अपील कर रहे हैं कहाँ पे, हाई कोर्ट में, तो फिर ये दे रखा है, एनी पर्सन एग्रीड बाई एनी डिसीजन और ऑर्डर ऑफ द CAT। अगर CAT ने जो ऑर्डर दिया है उसके अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में, तो उस केस में 60 डेज, जो भी ऑर्डर आया जैसे हमें कम्युनिकेट हुआ उसके 60 डेज के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट को अपील कर सकते हैं। तो ये 60 डेज बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, CAT के अगेंस्ट। अगर हम कंट्रोलर के अगेंस्ट करते हैं तो 45 डेज, ओके। लेकिन अगर हम CAT के अगेंस्ट हाई कोर्ट में जा रहे हैं तो 60 डेज, ठीक है। तो ये ठीक है, बिल्कुल 30 का C होगा। तो थोड़ा मैंने क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर ली थी, मुझे लगा कंट्रोलर के अगेंस्ट, लेकिन यहाँ पे CAT के अगेंस्ट है, तो उस केस में 60 डेज बिल्कुल ठीक है। कंट्रोलर के अगर अगेंस्ट होगा, हम एग्रीड हो गए, तो हम कहाँ पे अपील कर रहे हैं, अगर CAT में अपील कर रहे हैं कंट्रोलर के अगेंस्ट, तो उस केस में 45 डेज, और हाई कोर्ट के अगेंस्ट, सॉरी CAT के अगेंस्ट हाई कोर्ट में जा रहे हैं तो 60 डेज हो जाएगा, तो यहाँ पे 30 का C हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो ही जाती है। विच इज द अपील कोड ऑन द ऑर्डर्स इशूड बाई CAT। तो आपको पता है कि देखिए जो भी CAT ने ऑर्डर इशू करा तो हम अपील कर सकते हैं, तो कहाँ, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो 31 का आपका आएगा B पार्ट। व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रिसीडिंग ऑफिसर ऑफ CAT। आपको पता है कि जो IT अमेंडमेंट एक्ट आया 2008, तो पहले तो क्या था, सिर्फ एक प्रिसीडिंग ऑफिसर होता था, लेकिन अब उसको क्या बोलते हैं, चेयरपर्सन बोलते हैं, चेयरमैन बोलते हैं। तो जो चेयरपर्सन है और बाकी अदर मेंबर है, तो आपको पता है कि टर्म क्या रहेगी उनकी, 5 साल की रहेगी। 32D, या तो हम क्या बोलेंगे कि 65 ईयर्स की एज या 5 साल, दोनों में से जो पहले हो, 65 ईयर्स की एज या 5 साल, दोनों में से जो पहले हो। तो यहाँ पे 32 का आपका जो आएगा वो आएगा D, 5 ईयर्स। 33, व्हाट इज द प्रपोज पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म इन IT एक्ट। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि ये 66F से रिलेटेड है, 66F से रिलेटेड है, याद लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो 33 का B आएगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास मिल जाता है। तो इस तरीके से आपका सारा पार्ट कवर, मोस्टली जो काम की चीज़ें थी मैंने क्वेश्चन के थ्रू कवर करा ली, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और अराउंड 29 से 30 मिनट में आपका सारा पार्ट खत्म हो गया। वैसे भी आप क्वेश्चन पढ़ते फिर कहीं ना कहीं PDF में जाते, तो अब आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर ये पढ़ लोगे, ओके।
तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें कुछ ना कुछ और कॉन्सेप्ट होंगे। आरटीआई एक्ट का पार्ट भी आपका बचा हुआ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी है और जीएसटी का पार्ट भी है। ओके, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।